डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाली है 71st बीपीएससी का अपील में उसके मेंस एग्ज़ाम है, आज हम उसको एनालिसिस करेंगे। जो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड कल्चर ऑफ बिहार, इसी से रिलेटेड है। हम आज बात करेंगे कल्चर को लेकर। कल्चर में देखें तो 3 टॉपिक बीपीएससी के सिलेबस में है। एक टॉपिक आता है पटना कलम, जो एक स्कूल ऑफ पेंटिंग है, चित्रकला है। दूसरी टॉपिक है मॉज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इससे मॉज कला एवं स्थापत्य है। और तीसरी है पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बाल कला एवं स्थापत्य। तो बीपीएससी के कला यानी कल्चर संस्कृति का जो सेक्शन है उसमें यही 3 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक क्या आया है पिछले 4 साल का हम देखते हैं। तो 67th बीपीएससी में मॉज कला पे फुल क्वेश्चन आया हुआ है 38 मार्क्स का, ठीक है। और 16 मॉज कला देखिए कब से कब तक आया है। एक तो 66 बीपीएससी में आया हुआ है, दूसरा आप बात करें तो एक 69th बीपीएससी में भी आया हुआ है जो शॉर्ट नोट्स के रूप में है, 7 मार्क्स का है। और 70th अभी जो पिछला बार एग्जाम हुआ उसमें भी शॉर्ट नोट्स के रूप में ही आया है, क्या मॉज कला स्थापत्य में आ चुका है। तो इस बार मॉज की संभावना या तो फुल क्वेश्चन में हो सकती है, शॉर्ट नोट संभावना कम लगती है, नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं, पटना कलम पे आते हैं, जो चित्रकला की शैली है। ये 60वीं बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स के रूप में आई है, 68 बीपीएससी में, और 17th बीपीएससी में भी शॉर्ट नोट्स के रूप में आई है, ठीक है ना। तो क्या संभावना बनती है इस बार? ज्यादा संभावना बनती है पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर, क्योंकि जब से सिलेबस जो चेंज किया है 68 के बाद सिलेबस चेंज, 68 से सिलेबस चेंज किया है, यानी फर्स्ट पेपर में आपको 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में है जो कंपलसरी है, ठीक है ना। तो यहां से हम देखें तो एक मॉज आर्ट पे आया है और पटना कलम पे आया है, ठीक है ना। तो ज्यादा संभावना बनती है इस बार पाल कला एवं स्थापत्य पे। तो पाल कला एवं स्थापत्य पे क्या क्वेश्चन हो सकता है? एक फुल क्वेश्चन हो सकता है, पाल कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं की आलोचनात्मक व्याख्या क्या है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओके। एक शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है, इसमें से किसी पर भी हो सकता है। पाल आर्किटेक्चर पे हो सकता है, पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर पे हो सकता है, मूर्तिकला पे हो सकता है। चित्रकला पे शॉर्ट नोट नहीं पूछ सकते, इसलिए कि बहुत संक्षिप्त हो जाता है ये, ठीक है ना। या ओवरऑल जो है पाल कला एवं स्थापत्य पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास फुल नोट्स तैयार है तो उसको शॉर्ट की जा सकती है, ठीक है ना। तो फुल नोट्स में क्या कैसे लिखा जा सकता है? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, एक भूमिका देंगे हम, ठीक है ना। पाल कला स्थापत्य क्या भूमिका हो सकती है? तो भूमिका में आप ये दिखाएं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल और बिहार में एक क्षेत्रीय कला, पाल शासकों की अधीन एक क्षेत्रीय कला शैली विकसित हुई, इसे पाल कला स्थापत्य कहते हैं, ओके। पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे, तो जाहिर सी बात है उनकी कला पे वो बौद्ध धर्म का प्रभाव निश्चित रूप से देखा जा सकता है। हिंदू धर्म से भी प्रभावित थे, बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म का प्रभाव उनकी कला पे देखी जा सकती है। ये इंट्रोडक्शन आप दिखा दिए। अब बात करते हैं सीधे आगे फीचर्स पे। बाल कला स्थापत्य के फीचर्स को हम 3 सेक्शन में बांटते हैं, एक स्थापत्य को लेकर, एक मूर्ति कला और एक चित्रकला। ये 3 सेक्शन में हमने बांट दिया। स्थापत्य में है महाविहार। महाविहार होता यह था कि बौद्ध जो अनुयायी मॉन्क थे, बौद्ध जो आपके गुरु थे, तो उनके रहने का जो आवास बनाई जाती थी वही बाद में वो विहार कहलाता था। वही बाद में एक एजुकेशनल संस्थान के रूप में, शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित हो गई, ठीक है ना। अब वही महाविहार के रूप में जाना गया। जो पहले मतलब गांव के जो घर बनाए जाते थे बस वैसे ही महाविहार का स्ट्रक्चर हुआ करता था, जैसे बीच में एक आंगन होता था। अगर महाविहार का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता था।
ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये इसका कमरा होता था, ये बरामदा होता था, ये बरामदा है, ये आंगन है, ठीक है ना। और ये सब कमरे हुए करते थे। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर एक बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो ये दिखा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है महाविहार के एग्जाम्पल में। एक तो आपका विक्रमशिला महाविहार जो आपके भागलपुर में है, और दूसरी उदंतपुर महाविहार जो बिहार शरीफ के लिए है, ठीक है ना। तो ये महाविहार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरी हम बात करते हैं मंदिर। मंदिर जो नागर शैली की जो मंदिर जो शुरू हुई, पाल शासकों में भी नागर शैली ही विकसित हुई। नागर शैली की जो मंदिर हुआ करते थे, बेसिकली देखें तो आपका एक आपका गर्भगृह के रूप में दिखा दीजिए, ये एक इसका क्या कहते हैं शिखर दिखा दीजिए, ये मंदिर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो मंदिरों में एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो कहलगांव में गुफा मंदिर है, प्लस बोध गया में विष्णुपद मंदिर का जो अर्ध मंडप बनाया गया है वो पाल शासकों के काल में ही बनाया गया था, ठीक है ना। ये सारे दिखाने के बाद थोड़ा सा दो तीन लाइन पे लिखने के बाद तब आप आइए चैत्य। चैत्य होता क्या था? जो बौद्ध मंदिर होते थे, बुद्धिस्ट टेम्पल, उसको चैत्य कहा जाता था। इसकी फीचर्स क्या थी? एक छत होता था जो पिलर पे स्टैब्लिश था, दीवार नहीं होते थे, खुले रहते थे, उसको चैत्य कहा जाता था। तीसरी बात करते हैं स्तूप। स्तूप जो होता है, स्तूप लिखिए, स्तूप की परंपरा तो बुद्ध के मध्य से शुरू होती है, वहां से जो बनता है आपका जो है। बाद में चलकर पाल शासकों के काल में स्तूप का एक अच्छा खासा विकास हुआ। जैसे हम बात करें तो स्तूप का एक यष्टि हुआ करता था। अगर हम स्तूप की संरचना देखें तो एक गुंबदनुमा आकृति होती थी, ठीक है, और इस पे एक आपका ये यष्टि होता था, और इसमें एक छत्तर होता था, और इसका एक हर्मिका, इसको रेलिंग कहा जाता था, एक जो हर्मिका बना दी जाती थी, ठीक है ना। तो ये आप इसको दिखा दीजिए। और इसके बाद आपका जो है एक ये होता था आपका जो बात करते हैं, ये यष्टि हो गया, छत हो गया, रेलिंग हो गई, इसको रेलिंग कहते हैं, ठीक है। और एक गुंबद हो गया, ये गुंबदनुमा आकृति होती थी, और प्लस एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, ठीक है ना, जहां पे एक तोरण द्वार होता था जहां लोग प्रवेश करते थे। तो ये गुंबद की आकृति आप बना सकते हैं, जिसकी चर्च ये हमें स्तूप की चर्च का हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ये देखें तो आपका नालंदा से, विक्रमशिला से, सारे जगह से स्तूप के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। स्तूप दिखाने के बाद आप सीधा आ जाइए दुर्ग। दुर्ग वो होता था जहाँ पाल शासक अपने क्षेत्र में जब घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जब निकलते थे तो उनके साथ पूरे लाभ लश्कर होता था। तो उसके रहने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी दुर्ग के रूप में कहलाती थी। जो जैसे नौलागढ़ हो गया, सूरजगढ़ हो गया, मुदगिरी हो गया, इडपई हो गया, ये सब दुर्ग जगह जगह विक्रमशिला से, मुंगेर से, भागलपुर से, आपका ये क्या कहते हैं पटना के भी क्षेत्र से, गया से, ये सब दुर्ग की साक्ष्य मिलते हैं। ये हो गया पाल शासकों की स्थापत्य कला, जो एक उत्कृष्ट कला के रूप में दिखती है। अब बात करते हैं उनकी मूर्ति कला का। मूर्ति कला को 3 सेक्शन में बांटते हैं। एक कांसे की मूर्ति जो बनाई जाती थी, आपको याद होगा कि ये बेसिकली मतलब एक सांचा बना करके कांसे को ढाल करके उसमें उसको उसको सुखा दी जाती थी, वही बाद में मूर्ति का रूप ले लेता था। ज्यादातर इस संदर्भ से मूर्तियां बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बोधिसत्व की मूर्ति है, मैत्रेयी की है, अवलोकितेश्वर की है। हिंदू धर्म से भी रिलेटेड मूर्तियां हैं जिसमें बलराम है, उमा है, शिव है, सबकी मूर्तियां बनाई गई हैं। काशी की मूर्ति में 2 व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण थे, एक था धीमन और उसका बेटा था बिठपाल। तो धीमन और बिठपाल ये दोनों काश्य मूर्तिकार थे जो अपने समय के बेहतरीन मूर्तिकार थे, है ना। ये दिखाइए। फिर बात करते हैं आपका पाषाण मूर्तिकला। पत्थर की जो काले बेसाल्ट पत्थर से जो मुंगेर से ही प्राप्त हो जाते थे उनके, उस पर जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से रिलेटेड मूर्तियां। इसमें बलराम की भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, क्या कहते हैं आपका हनुमान की भी मूर्तियां, गणेश की भी मूर्तियां बनाई गई। अब बुद्ध से रिलेटेड तो मूर्तियां है ही, तो वो सारी चीजें काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई गई मूर्तियां। अब बात करते हैं टेराकोटा, जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये ज्यादातर जो है धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है। एक सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है, वो है लोकल पेंट जो चित्रकला है, लोकल जो मूर्ति बनाने की जो कला है, फोक आर्ट जिसे कहिए। एक महिला की मूर्ति है जो एक तख्ते पे बैठी हुई है, एक हाथ में आईना ली हुई है,
और दूसरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर रही है और अपने चेहरे को निहार रही है। इतनी बेहतरीन ये मूर्ति है जो अभी इंडिया में तो नहीं है, ये आपके लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस कला की, टेराकोटा की बेहतरीन एग्जाम्पल है। उस समय की लोगों की पहनावा, रहन सहन, सोच, कल्चर, इस सब की झलक उसे मिलती है। एक जो नारी सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति होती है वो इस मूर्ति में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आपने टेराकोटा भी दिखा दिया। अब सीधा आ जाइए चित्रकला का। चित्रकला दो तरह के थे। एक जो ताड़पत्र पे जो बनाए जाते थे, जो पेंटिंग की जाती थी, एक वो चित्रकला का हिस्सा था। और एक दीवार पे, भीति दीवार को कहते हैं, वॉल पेंटिंग। तो दीवार पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी, ये नालंदा के सराय नामक स्थल से ये दीवार पे ये भीति चित्रकला का हमें अभ्यास मिलता है। ये सारे दिखाने के बाद ये विशेषताएं आपने तीनों पार्ट में बांट के दिखा दी। अब सीधे आ जाइए, उसकी थोड़ी सी आलोचना भी की है। आलोचना 3-4 बिंदुओं पर की जा सकती है। पहली बिंदु ये हो सकती है कि जो तकनीकी जो विशेषता होती है, तकनीकी किसमें है? कांसे की मूर्ति में। उसमें से हमें देखने को मिला कि 2 ही उदाहरण मिलते हैं, एक धीमन और उसका बेटा विठवाल। यानी इनका एक मोनोपोली था, एक अधिकार था इस तकनीकी, मतलब इस कांसे की मूर्ति के, और किसी कलाकार की हमें एविडेंस नहीं मिलता है। एक इस लेवल, देखो अब आलोचना का मतलब थोड़ा है कि उसकी पूरी तरह से उसका सब कुछ निगेटिव है दिखा, मतलब जो मेन जो चीजें उसको आप एक जगह आप दे सकते हैं। दूसरी चीज देखेंगे, जो मूर्तियां बनी हुई है, ज्यादातर मूर्ति की आगे का भाग दिखाया गया है, पीछे का भाग प्लेन ही है, ठीक है ना। तो ज्यादातर आगे का भाग दिखाया गया। तो ये भी एक इसका एक कमजोर पहलू है। ये मौज कला में भी है ये कमजोर पहलू। दूसरी चीज पॉलिश की जो तकनीक है, जो पॉलिश की गई है, जो सांचे में डाल के मूर्ति बनी है, उसकी जो पॉलिश की गई है, ठीक है, जो प्राथमिक कलर के रूप में आपका ब्लैक है, ब्लू है, आपका व्हाइट कलर भी है, ठीक है, लेकिन जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे ब्लैक कलर जो मौज काल की जो पॉलिश थी, उस तरह की क्वालिटी नहीं मिलती है, ठीक है ना। और अंत में आप दिखाइए चित्रकला की भी सीमाएं हैं। जो हमें अजंता और एलोरा की चित्रकला में जो उत्कृष्टता देखने को मिलती है, वो इस भीति चित्रकला में या पांडुलिपि में नहीं देखने को मिलती है। इस सारे दिखाने को तब आप जब इसकी कंक्लूड कीजिए, तो कंक्लूड करने के बाद इसको पॉजिटिव दिखाइए कि यह एक क्षत्रिय कला थी। और सबसे बड़ी चीज कि इस कला से स्थानीय जो संस्कृति है हमें उसका पता चलता है। साथ ही उस समय के बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की जो विशेषताएं हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस कला में एक हमें कहें तो बाद में हालांकि चल करके यह जैसे पाल शासकों का जो पतन होता है तो इस कला का भी पतन हो जाता है, लेकिन इस कला की स्थानीय जो संस्कृति है, खासकर बिहार की और बंगाल की जो संस्कृति है, वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ आकर के इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आप एंड कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लासेस हमने यही पाल कला स्थापत्य को एक जगह करके हमने आपको बता दिया। फिर अगले किसी दिन हम बात करेंगे। हमें ज्यादा चांस मिलता है कि पटना कलम पे फुल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो कल के हम एक टॉपिक में पटना कलम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक में मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।